हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 38th एपिसोड ऑफ द बॉयज कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इशू 52 से 55 को, जिसमें बारबरी को स्टोरी लाइन कवर की जाएगी। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को एंड तक भी जरूर देखना। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको याद होगा कि हाईलैंड लेडी स्टोरी लाइन के एंड में मैलेरी ने ह्यूई को अपने पास बुलाया था। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ह्यूई और मैलेरी के वापस अमेरिका आने पर, जहां ह्यूई मैलेरी के घर पर उससे मिलने गया होता है। मैलेरी बताता है कि टूपर को पकड़वाने का प्लान उसी ने सेटअप किया था, पर उसे ये नहीं पता था कि ह्यूई का दोस्त डेड भी इस सब का पार्ट है और ना ही वो इस सब में बॉबी को लाना चाहता था। उसके अलावा वो ह्यूई के पास इसलिए आया था क्योंकि एमएम ने मैलेरी को ह्यूई का ध्यान रखने के लिए कहा था और मैलेरी खुद भी देखना चाहता था कि मुश्किल सिचुएशंस में ह्यूई क्या करेगा। ह्यूई कहता है, आपका ब्रिटिश एक्सेंट काफ़ी असली लग रहा था। मैलेरी कहता है, मैंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लोगों के साथ काम किया हुआ है तो मुझे वो एक्सेंट आता है। वैसे टूपर पकड़ा गया और उन रशियंस को रॉयल नेवी ने जाते हुए पकड़ लिया था, तो एंड में सभी दोषी पकड़े गए, पर तुमने बीच में सब कुछ खराब कर ही दिया था। तुम्हारा एक दोस्त मर गया और तुम बिना कोई प्लान बनाए या कुछ सोचे सीधा टूपर के पास जाने लगे। अगर सही टाइम पर वो बर्ड नहीं आती तो तुम्हारा तो काम तमाम हो जाता। तो ओवरऑल तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब था। उसके अलावा टूपर ने तुम्हारे दोस्त को मारा था और फिर टूपर तुम्हारे सामने बेबस भी हो गया था। तुम चाहते तो उसे जान से मारकर अपने दोस्त का बदला ले सकते थे और जो CIA की ID तुम्हारे पास है उससे तुम्हें कोई कुछ कर भी नहीं पाता, पर तुमने वो भी नहीं किया। ह्यूई सरप्राइज होकर कहता है, मुझे नहीं पता था मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर वैसे भी मुझे लोगों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैलेरी कहता है, तो किसी चीज़ में तो बेहतर बनो। एमएम ने मुझे तुम्हारे और एनी के बारे में बताया, मैं तो उसे पहली बार में ही पहचान गया, पर तुम्हें इतने टाइम साथ रहकर भी उसके बारे में पता नहीं चला। उसके बाद मैं एक अच्छा इंसान बनकर तुम्हारे पास आया ताकि तुम रिलैक्स होकर अपने दिल की बात बाहर निकाल सको, पर तुम बस अपने दोस्तों और फैमिली की बुराई करने में लगे थे, जबकि मुझे सिर्फ वो लोग दिखे जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, पर तुम्हें कंप्लेन करने के अलावा और कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर एक्चुअली मैलेरी से मैं भी एग्री करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स का भले ही उतना नहीं, पर उसकी फैमिली ने उसके लिए बस अच्छा ही किया था। उसके बावजूद भी वो अपनी फैमिली से नाराज़ और गुस्सा था। जिसके बाद मैलेरी एनी के बारे में पूछते हुए कहता है, वैसे वो अभी है कहाँ? जिस पर ह्यूई कहता है, मैं उसे इस सब से दूर रखना चाहता हूँ। और हम चलते हैं फ्लैशबैक में एक दिन पहले, जहाँ ह्यूई और एनी आपस में बात कर रहे होते हैं। एनी भी ह्यूई के साथ मैलेरी के पास चलने को कहती है, मतलब उसे मैलेरी के बारे में पता नहीं है, बस उसे इतना पता है कि ह्यूई को किसी से मिलने जाना है, पर ह्यूई मना कर देता है। जिसके बाद एनी ह्यूई को बताती है कि अब वो शायद फाइनली 7 को छोड़ ही देगी, क्योंकि वो सूप बनकर वैसे भी खुश नहीं है और अब तो उसे ये भी पता चला है कि वहाँ की सिक्योरिटी सर्विलेंस तक लीक हो जाती है, तो उसकी प्राइवेसी भी खतरे में है। जिस पर ह्यूई एनी को सॉरी कहता हुआ कहता है, मैं अभी ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं भी तुम्हें अब इतना परेशान कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझसे भी बेहतर किसी के पास चले जाना चाहिए? एनी कहती है, तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा इंसान मुझे मिला ही नहीं जिसे मैं सही कह सकूं। मेरे फॉस्टर पेरेंट्स, उसके बाद 7, सब मतलबी थे, तो मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। ये सुनकर ह्यूई भी कुछ सोचता है, पर उस टाइम के लिए वो बस डिनर करने के लिए साथ में वहाँ से कहीं और चले जाते हैं और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मैलेरी ह्यूई को बताता है कि वो अभी 91 साल का है। ह्यूई इससे पहले मजाक समझता है, बट फिर उसे कंपाउंड वी का ध्यान आता है और उसे समझ आता है कि कंपाउंड वी का इफेक्ट इस तरह से भी पड़ता है। पर मैलेरी बताता है कि इससे सिर्फ एज बाहर से उतनी दिखती नहीं है, पर अंदर से तुम्हें वही बुढ़ापा फील होगा। इसी बीच ह्यूई मैलेरी से कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ ये सब बताने के लिए तो यहाँ नहीं बुलाया होगा, तो असली बात क्या है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैलेरी कहता है, उस इंसान के बारे में तुम्हें बताने के लिए जिसकी बात तुम इनडायरेक्टली मुझसे स्कॉटलैंड में कर रहे थे। तो यहाँ मैलेरी बुचर की बात कर रहा है। मैलेरी आगे कहता है, जब मैंने पहली बार उसके बारे में सुना था तो मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए एक ताकतवर आदमी को ढूंढ रहा था, पर वो स्ट्रांग होने के साथ स्मार्ट भी निकला और टाइम के साथ साथ और शातिर बनता चला गया। देखो, तुम्हें ऑलरेडी कई चीज़ें पता होंगी, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि आखिर ये टीम बनी ही क्यों और कैसे थी, और फिर कैसे टाइम के साथ इसका मतलब और एजेंडा ही चेंज हो गया, और उससे तुम खुद कंक्लूजन निकाल लेना कि कौन कैसा है। और मैलेरी के ऐसा कहने के साथ हम चलते हैं 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब मैलेरी आर्मी में कैप्टन हुआ करता था। मैलेरी बताता है कि वो 6th बटालियन का पार्ट था और उसकी यूनिट जर्मन बॉर्डर के पास खड़ी थी, पर बॉर्डर के उस पार्ट में जहां अभी लड़ाई नहीं हो रही थी। उस टाइम पर वो सिर्फ कैप्टन था और कर्नल कोई और था। मैलेरी आगे बताता है कि उस टाइम पर जर्मन आर्मी के पास उनसे बेहतर टैंक्स और वेपन्स थे और कई कोशिशों के बावजूद भी US उनके जितने स्ट्रॉन्ग टैंक्स नहीं बना पा रही थी। तभी वहाँ प्रेस्कॉट बुश और हेनरी न्यूमैन आते हैं। प्रेस्कॉट बुश, अगर आपको US हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया हो तो आपको पता होगा कि एक रियल लाइफ पर्सन थे जिन्हें यहाँ कॉमिक्स में भी यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा हेनरी न्यूमैन विक द वीप के दादाजी हैं, जो स्टार्टिंग से वॉट अमेरिकन के ओनर्स में से एक हैं। वॉट अमेरिकन वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी आर्मी के लिए सामान बनाया करती थी, पर वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती थी, जैसे सोल्जर्स के बूट्स वगैरह। पर बुश और न्यूमैन मैलेरी को बताते हैं कि इस बार वो उन्हें सोल्जर्स देने वाले हैं, वो भी स्पेशल सोल्जर्स। पर मैलेरी को उनकी बातें कुछ समझ नहीं आती, जिस पर बुश और न्यूमैन मैलेरी और कर्नल को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और उन्हें एक टेंट में लेकर जाते हैं,
जहाँ एंटर करके मैलेरी देखता है कि कई सूप्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल सोल्जर बॉय होता है, वो नहीं जिसको हमने कुछ वॉल्यूम्स पहले मरते देखा था, बल्कि ये सबसे पहले सूप्स होते हैं। बस टाइटल्स टाइम के साथ दूसरे लोगों को मिलता रहता है। उसके अलावा ओरिजिनल क्रिम्सन काउंटेस, ईगल द आर्कर, स्टील नाइट जो कि टेक नाइट का ओरिजिनल वर्जन है, उसका साइड किक ग्लैडियो, बजर जो स्वेटो का ओरिजिनल वर्जन था, और मैनबॉट जो माइंड्रॉइड का ओरिजिनल वर्जन था। सो बेसिकली ये वॉर्ड के सबसे पहले सूप्स थे जिनको बनाया गया था। इन्हें होमलैंड या ब्लैक नॉयर की तरह बर्थ से ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इन्हें बाद में कंपाउंड भी दिया गया था, और इस टीम का नाम था एवेंजिंग स्क्वाड, जिसका नाम आगे चलकर पे बैक कर दिया गया था। यूई पूछता है, हाँ मुझे लेजेंड ने बताया था कि वॉर्ड ने सूप्स को वॉर में ट्राई करने की कोशिश करी थी, क्या ये वही है? मैलेरी कहता है, हाँ, पर उन्होंने काफ़ी ख़राब टाइमिंग चुनी। मैंने तुम्हें बताया कि हम उस तरफ पोस्टेड थे जहाँ अभी शांति थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि हम ये भूल जाते कि हम किन के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वो दिन था 16 दिसंबर 1944 का, जहाँ से जर्मन आर्मी ने अपना ऑपरेशन ऑटम मिस्ट चालू किया था और हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। मैलेरी आगे कहता है, आजकल वो मीडिया में और हर जगह हमारे आसपास है, पर उस टाइम सुपर हीरोज़ का किसी को आइडिया नहीं था, और जब मैंने उन लोगों को ऐसे रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स में देखा तो मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि ये कौन बेवकूफ़ आ गए हैं। मैलेरी आगे बताता है कि उसके कर्नल ने उसे बताया कि ये सूप्स उनके बटालियन का पार्ट बनेंगे और इसके लिए वो ऑलरेडी प्रॉपर ऑर्डर्स लेकर आ रखे हैं, पर मैलेरी इससे खुश नहीं होता, और तभी वहाँ सोल्जर बॉय आकर चिल्लाते हुए कहता है, सोल्जर बॉय एंड एवेंजिंग स्क्वाड रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। जिस पर मैलेरी कहता है, तुम इतना चिल्ला कर बोलोगे तो उनके स्नाइपर्स को हमें लोकेट करना और आसान हो जाएगा, और ये एवेंजिंग स्क्वाड क्या है? जिस पर पीछे खड़ा न्यूमन बताता है कि ये हमारी टीम का नाम है, बट अभी ये फिक्स नहीं है और हम कुछ और नाम भी सोच रहे हैं। ये जो टीम तुम देख रहे हो, ये हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के पिछले 5 सालों के काम का नतीजा है, जो किसी भी नॉर्मल सोल्जर से ज़्यादा ताकतवर, स्मार्ट और फास्ट है। कैप्टन मैलेरी, यही फ्यूचर है। इसी बीच प्रेजेंट में ह्यूई पूछता है, तो ये वॉर्ड का कंपाउंड वी का पहला यूज़ था? मैलेरी जवाब देता है, शायद यही होगा। वॉगलबॉम्ब 1938 में जर्मनी से आ गया था और कई सालों से ऑलरेडी इस पर काम कर रहा था। फिर हम वापस फ्लैशबैक में देखते हैं कि मैलेरी न्यूमैन से पूछता है, हमारी बटालियन में ऑलरेडी सोल्जर्स की और टैंक्स की कमी चल रही है, तो आपका फ्यूचर हमारी कैसे इसमें हेल्प कर सकता है? जिसके बाद सूप्स अपनी पावर दिखाने के लिए वहाँ खड़े टैंक्स को उठाने लग जाते हैं। सोल्जर बॉय और स्टील नाइट मिलकर उस टैंक को थोड़ा सा उठा देते हैं, हालांकि इसमें भी उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। मैलेरी ये देखकर कहता है, माना कि ये पावर्स नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती है, पर जर्मन टैंक्स हमारे टैंक से 2 गुना भारी हैं, और ये भी मत भूलिए कि वो हम पर शूट करते आ रहे होंगे, ना कि ऐसे ही बस खड़े होंगे। जिस पर न्यूमन कहता है, उसके लिए तो फिर क्रिम्सन काउंटेस काफ़ी है, जो टैंक्स को भी पिघला सकती है, और क्रिम्सन अपनी पावर्स दिखाने ही जा रही होती है कि मैलेरी उसे रोकते हुए कहता है, हमारे ही टैंक्स को मत पिघला देना। फिर मैलेरी आगे कहता है, देखिए आपके एक्सपेरिमेंट में काबिलियत होगी, पर आपने इन्हें अभी प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया है। हम अगर कोई वेपन भी जंग में यूज़ करते हैं तो पहले उसे प्रॉपर्ली टेस्ट करने के बाद ही जंग में लाते हैं, क्योंकि उस पर हमारी जान टिकी होती है। जिस पर बुश कहता है, इसलिए तो हम इन्हें यहाँ लाए हैं, बॉर्डर लाइन का ये पार्ट सबसे शांत है अभी। मैलेरी जवाब देता है, हाँ, पर फिर भी ये बॉर्डर का पार्ट है, और जिस किसी को भी वॉर के बारे में अभी नहीं पता है उसे अभी यहाँ से दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि वो जर्मन्स अभी यहाँ कुछ और करने का प्लान कर रहे हों। जिस पर सोल्जर बॉय जवाब देता है, ऐसा वो कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ आते ही अपने उड़ने वाले सूप्स को सब चेक करने के लिए जगह सिक्योर करने को कहा था, और उन्होंने चेक करने के बाद बताया कि उन्हें यहाँ कुछ नहीं दिखा। और ये सुनकर उस यूनिट का कर्नल, जो अभी तक कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने ये किससे पूछ कर किया? एक उड़ते हुए इंसान को देखकर जर्मन्स को शक हो सकता है, और साथ ही वो उसका पीछा करते हुए हमारे पास भी आ सकते हैं। वही मैलेरी भी भाग कर जाकर अपनी यूनिट्स को किसी भी हमले के लिए तैयार रहने को कहता है, पर कर्नल और मैलेरी का शक सही हो जाता है और जर्मन्स अपनी आर्मी लेकर वहां आ जाते हैं, और यहाँ पर मैलेरी और उसकी यूनिट बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, जर्मन्स अपने बेहतर वेपन्स और टैंक्स के साथ उनकी यूनिट पर अटैक कर देते हैं। पहली शूटिंग में बुश, न्यूमन, स्टील नाइट, लेडियो और क्रिम्सन काउंटेस ये सब मारे जाते हैं, जिसके बाद एक ग्रेनेड से मैनबॉट और बजर भी मारे जाते हैं। वहीं ईगल द आर्कर लड़ने की कोशिश करता है और उड़ते हुए एक जर्मन प्लेन के सामने आके उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो अपनी पावर्स को ओवर एस्टिमेट करता हुआ उस प्लेन के फैन के आगे आ जाता है और कट कर वहीं मर जाता है। और इस तरह से सोल्जर बॉय के अलावा बाकी पूरी एवेंजिंग स्क्वाड खत्म हो जाती है, और उनकी लापरवाही और बेवकूफ़ी की वजह से उनके साथ ऑलमोस्ट पूरी यूनिट भी मारी जाती है। मैलेरी बताता है, इस पूरे इंसिडेंट के बाद उनकी यूनिट से सिर्फ वही बचा रहा जिसे उस टाइम जर्मन्स ने पकड़ लिया और कुछ टाइम तक प्रिजनर्स ऑफ वॉर में रखा गया, यानी वो जगह जहां ऐसे सैनिकों को कैद में रखा जाता है जिन्हें वॉर में पकड़ा गया हो। पर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पकड़े जाने से पहले जख्मी मैलेरी को किसी की आवाज़ आती है जो हेल्प मी चिल्ला रहा होता है, और जब मैलेरी उस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे दिखता है सोल्जर बॉय, जिसकी आधी बॉडी लड़ाई में उड़ चुकी होती है, और फिर भी वो जैसे तैसे कंपाउंड वी के इफेक्ट से जिंदा होता है। पर हम देखते हैं कि मैलेरी उस सोल्जर बॉय को वहाँ मार देता है,
और मैलेरी ह्यूई से कहता है पता नहीं क्यों, पर मैंने वहाँ पढ़ा किसी सूप के कॉस्ट्यूम का कपड़ा उठाया जिसमें वॉट अमेरिकन कंसोलिडेटेड लिखा होता है, बेसिकली उनकी कंपनी का नाम। और मैं इस बात से गुस्से में था कि उन्होंने हमारे देश का नाम एक ऐसे भद्दे कंपनी के बीच में क्यों लिखा हुआ है। पर यही तो ट्रिक है ना, देश का नाम लिखकर अपना सामान बेचो, क्यों। और इस तरह से हमें वॉट की पहली सूप टीम के बारे में पता चलता है। खैर, मैलेरी आगे बताता है तो अमेरिका ने जापान में न्यूक्लियर अटैक किया, वॉर ख़त्म हुई और मैं भी जर्मन से छूटकर वापस यहाँ आ गया। तो जंग ख़त्म हो चुकी थी, एक नई दुनिया बन रही थी और मुझे इस नई दुनिया पर अपनी जगह समझ नहीं आ रही थी। पर तभी मुझे मेरा एक पुराना दोस्त रिक बर्मन मिला, जिसने मुझे बताया कि वो कुछ लोगों को जानता है जो वॉशिंगटन डीसी में हम जैसे लोगों की तलाश में है। और मैं उसके साथ चला गया और इस तरह से CIA ज्वाइन करने की तरफ मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया। वहाँ पहुँचकर मुझे विलियम डोनोवान मिला, जो उस टाइम सबको इकट्ठा कर रहा था, और उसने हमारे सभी सोल्जर्स जिन्हें इस जंग में जान गंवानी पड़ी थी उनका बदला लेने के नाम पर हमें टीम ज्वाइन करवा ही दी। ह्यूई पूछता है और तुम बदले के नाम पर मान गए, जिस पर मैलेरी कहता है कभी कभी बदला तुमसे बहुत कुछ करवा देता है। और ह्यूई को खुद अपनी बात याद आती है जहाँ रॉबिन की डेथ का बदला लेने के लिए ही ह्यूई ने बॉयज़ ज्वाइन करने के लिए बुचर को हाँ कहा था। मैलेरी आगे बताता है जब मैंने वॉट के बारे में सबको बताने की कोशिश करी तो हर किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम 1945 की बात कर रहे हैं, जहाँ मैं लोगों को ये बता रहा था कि एक बहुत बड़ी कंपनी उड़ने और टैंक उठाने वाले लोग बना रही है। तो ऑब्वियसली किसी ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उसके अलावा डोनोवान एक ऐसी एजेंसी बनाना चाह रहा था जो US की सभी सीक्रेट इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट कर सके, और इस दौरान दुनिया को अगर वॉर जैसा कोई डिस्ट्रैक्शन मिल भी जाए तो उनके लिए अच्छा ही होगा। इसके बाद रशिया हमारे दुश्मन की तरह उभरा और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, और मैंने भी अपने आप को मना लिया कि ये सब बस मेरे साथ हुआ एक अजीब इंसिडेंट था। ह्यूई पूछता है अजीब, जिस पर मैलेरी कहता है हाँ, क्योंकि इसके बाद किसी ने भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा, और मैं ये मानकर खुश था कि शायद पहले फेलियर के बाद वॉट ने अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। फिर हमने पूरे सोवियत यूनियन में अपने स्पाई भेज दिए ताकि हम सोवियत यूनियन को अंदर से खोखला कर पाए, लेकिन रशियंस ने हमारे हर स्पाई को मार दिया, क्योंकि उनके स्पाई पहले से ही US में थे और हमसे बेहतर थे, क्योंकि हमने ये काम अभी अभी शुरू ही किया था। पर सोवियत कहो या रशियंस कहो, वो कई सेंचुरीज से ऐसे काम करने में माहिर थे। स्पाइस या स्पेशल फोर्सेस की बात करूं तो इन्हें ट्रेन और मेंटेन करने में काफ़ी खर्चा आता है, और जब इनके मिशंस नहीं होते तो ये कभी कभी अपनी कमाई को चालू रखने के लिए खुद से ही मिशन बनाने लग जाते हैं। ह्यूई ये रेफरेंस समझते हुए कहता है तुम्हें लगता है बॉयज़ भी वही बन चुकी है। मैलेरी कहता है तुम्हें भी तो यही लगता है, MM ने मुझे बताया था। ह्यूई कहता है मुझे कभी कभी ऐसा फील ज़रूर होता है, पर फिर भी ये तो सच ही है कि हमें सूप से नज़र रखने की ज़रूरत है, और इसलिए हमारा मिशन असली ही बन जाता है। मैलेरी कहता है हाँ, ये तो शुरुआत से ही मैं समझता था, और इसी वजह से मेरा मिशन भी दोबारा स्टार्ट हुआ था। और मैलेरी के ऐसा कहते हुए हम फिर फ्लैशबैक में चलते हैं ईयर 1950 में, जहाँ एक न्यूज़पेपर में क्राइम फाइटर्स इनकॉर्पोरेटेड नाम की एक टीम की फ़ोटो छपी होती है, जिसमें नए लोगों को वही सेम टाइटल्स के साथ उतारा गया होता है। मैलेरी ये भी बताता है कि इसी टीम का नाम आगे चलकर पेबैक रखा गया था। बेसिकली पहले एवेंजिंग स्क्वाड, फिर क्राइम फाइटर्स, और आखिरी में पेबैक नाम से यही सेम टाइटल्स के सुपर हीरो की टीम्स बार बार बनती रही। ये देखकर मैलेरी अपने दोस्त रिक को कॉल करता है और उसे सूप्स के खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर रिक उसे जल्द से जल्द ऑफिस आने को कहता है, क्योंकि इसी टाइम पर कोरियन वॉर भी स्टार्ट हो गई थी और CIA को अपना फोकस वहाँ रखना था। और मैलेरी ह्यूई को बताता है इस तरह से एक एक करके अलग अलग चीज़ें आती रही और हम सूप्स पर कभी ध्यान दे ही नहीं पाए। ह्यूई पूछता है तुमने 1950 कहा, राइट? इसके एक साल बाद ही होमलैंडर पैदा हुआ था, क्यों? मैलेरी कहता है हाँ, होमलैंडर को 1969 में दुनिया के सामने पेश किया गया था, और तब तक लेजेंड के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी 18 साल का हो चुका था। तो हाँ, वॉगलबॉम्ब ने होमलैंडर पर सालों तक काम किया था। वो ऐसा पहला सूप था जिसे कंपाउंड V के साथ ही पैदा किया गया था। बाकियों को जैसा तुम्हें पता है कि सिर्फ कंपाउंड V इंजेक्ट किया गया था या किसी और तरह से इनडायरेक्टली मिला था। अब की बार उन्होंने धीरे धीरे अपने सूप्स की ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी थी, और अपने पहले इंसिडेंट से सीख लेकर वो खुद कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो अपने सूप्स को अमेरिका के झंडे से लपेट कर देशभक्ति का फ़ायदा उठा रहे थे, और मुझे समझ आने लग गया था कि ये सब कहाँ जा रहा है। और जब तक मैं अपने बॉस को कुछ समझा पाता, ये ड्रैंक का इंसिडेंट हो गया। तुम्हें लेजेंड ने इसके बारे में शायद बताया ही होगा, जिस पर ह्यूई हाँ कहता है। तो ये ड्रैंक वाली इंसिडेंट वही इंसिडेंट है जिसके बारे में लेजेंड ने हमें इशू 19 में बताया था। अगर आपको यहाँ याद नहीं आ रहा है तो मैं ब्रीफली ये याद भी दिला देता हूँ। तो इस इंसिडेंट में वियतनाम वॉर के दौरान वॉट की घटिया वेपन्स की वजह से कई अमेरिकन सोल्जर को बुरी तरह से मारकर उनकी गर्दनों को काट कर उन्हीं वेपन्स पर लगा दिया गया था। इसी ड्रैंक पर मैलेरी और रिक भी पहुंचते हैं, और वहां जाकर जब वो उन वेपन्स को देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वो वेपन्स ही घटिया थे और सही से चल ही नहीं रहे थे। और ये देखकर मैलेरी रिक को वॉट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहता है, पर रिक बताता है कि उन पर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म और सस्ते माल के चक्कर में उनकी गवर्नमेंट ने ही ये घटिया वेपन्स खुद खरीदे थे, और इस तरह से वॉट फिर बच गया। जिस पर ह्यूई कहता है पर लेजेंड ने बताया था कि उस टाइम के लीडर ने इसको लेकर वॉट पर कार्रवाई की थी। मैलेरी कहता है हाँ, थोड़ी बहुत, पर 3 साल बाद वॉट होमलैंडर को लेकर वापस आ गई, पर यहाँ से हमें असली हेल्प मिली जो था लेजेंड।
आईए रैंक में शहीद हुए सोल्जर्स की मेमोरियल में मुझे लेजेंड दिखा और मेरी सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया कि ये तो वॉर्ड के लिए ही काम करता है। और मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि वॉर्ड्स का एक बंदा इस मेमोरियल में क्या कर रहा है। और जब मैंने मरे हुए सोल्जर्स के रिकॉर्ड निकलवाए तो मुझे पता चला कि उन सोल्जर्स में से एक लेजेंड का भी बेटा था, बड़ा वाला बेटा, वो छोटा वाला नहीं जिसे उसने मेव के साथ बनाया था। तो ये तो हमें ऑलरेडी लेजेंड ने बता रखा था कि उसका बड़ा बेटा आईए रैंक में शहीद हुआ था और ब्लानी कॉक भी उसका ही बेटा था जिसे ह्यूई ने ही मार दिया था। पर अब हमें यहाँ मैलरी से पता चल रहा है कि एक्चुअली ब्लानी कॉक की माँ और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेव थी। और अब हमें पिछले कुछ इश्यूज़ में दिखाए गए लेजेंड और क्वीन मेव के क्लोज रिलेशन के बारे में भी समझ आ रहा है। और ये सुनकर हमारी तरह ह्यूई भी शॉक हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, अभी तो हमने क्वीन मेव के बारे में जानना स्टार्ट भी नहीं किया है। आगे के इश्यूज़ में हमें और भी काफ़ी बातें मेव के बारे में पता चलेंगी। खैर, मैलरी आगे बताता है कि लेजेंड भी बदला लेने के लिए किसी को ढूंढ रहा था और फिर उसे मैं मिल गया और उसने होमलैंडर के ओरिजिन, वॉर्ड के पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में मुझे बताया। और यहाँ से मैंने वॉर्ड के खिलाफ काम करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत मैं वॉगल बॉम्ब से करना चाह रहा था। ह्यूई पूछता है, वॉगल बॉम्ब? पर उसने तो सुसाइड कर ली थी ना। मैलरी बताता है, ऐसा लेजेंड को लगता है और उसके साथ एमएम फ्रेंची और फीमेल को भी। और सच्चाई ये है कि उसने सुसाइड नहीं करी थी। और उस टाइम पर मेरे दो मकसद थे। पहला, सीआईए के सामने वॉर्ड को एक विजिबल थ्रेट दिखाना और दूसरा, उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना। फिर मैलरी बताता है कि उसने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से वॉगल बॉम्ब की लोकेशन पता करी और वॉर्ड के कॉम्पिटिटर्स को उसे पकड़ने के लिए कहा। पर जब उन कॉम्पिटिटर्स के आदमियों ने उसे पकड़ा तो मैलरी ने उन्हें मार दिया और फिर वो वॉगल बॉम्ब को भी मारने जा रहा था। पर एक 70 साल का बुढ़ा जो अब खुद रियलाइज़ कर चुका था कि उसका काम किस तरह से तबाही ला सकता है, उसे मारने की हिम्मत मैलरी को नहीं हुई और उसने वॉगल बॉम्ब को अपने लिए काम करने के लिए रख लिया। जिस पर हमारी तरह ही ह्यूई भी पूछता है, तो सबको ऐसा क्यों लगता है कि उसने सुसाइड कर ली थी? जिस पर मैलरी बताता है कि कई एजेंसीज कई फ्रीलांसर्स और इंडिविजुअल एजेंट्स को रखती है जो अनऑफिशियली उनके लिए काम करते हैं और उनके बीच में हमने ये अफवाह फैला दी कि वॉगल बॉम्ब मर चुका है, जिससे सबको यही सच लगा। पर मैलरी ये भी बताता है कि वो नहीं चाहता था कि खुद सीआईए या अमेरिकन आर्मी वॉगल बॉम्ब से सूप बनवाना चालू कर दे। तो उसने उस टाइम के सीआईए के हेड को वॉगल बॉम्ब को प्रॉपरली यूज़ करने का अपना प्लान बताया और दूसरी तरफ वॉगल बॉम्ब से कंपाउंड वी के ऐसे डोज बनवाए जो उन्हें कोई अलग से सुपर पावर्स ना दे पर उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दे दे सूप्स और वॉर्ड का सामना करने के लिए। तो वॉगल बॉम्ब ने ऐसा ही किया और उसे ये फॉर्मुलेशन बनाने में कई साल लगे, जिस बीच मैलरी के दोस्त रिक सीआईए का हेड बन चुका था। मैलरी ने रिक से कहा कि हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो स्पेसिफिकली सूप्स और वॉर्ड पर निगरानी रखकर उन्हें रोकेगी, लेकिन उससे पहले हमें इस केमिकल को टेस्ट करने की ज़रूरत थी और इसके लिए मैं सबसे पहला सब्जेक्ट बना। ह्यूई पूछता है, पर अभी तुमने ही थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि टीम्स बनाना अच्छा आइडिया नहीं है? जिस पर मैलरी कहता है, हाँ, पर इंट्यूशन हमेशा 50-50 रहती है, तुम गलत भी साबित हो सकते हो और सही भी। तो मैंने ये रिस्क लिया और फिर मैं टीम के लिए पॉसिबल कैंडिडेट्स ढूंढने लगा और सबसे पहले मुझे बुचर मिला। यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। खैर, मैलरी बुचर के बारे में बताता हुआ कहता है, बुचर को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था पर उसे दूसरों के इंटेल्स और सीक्रेट जानना पसंद था और इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बहुत ऐसा नहीं बता सकता जो तुम्हें ऑलरेडी पता ना हो, क्योंकि वो अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी से बात करता नहीं है। फिर वो ह्यूई से पूछता है कि उसे बुचर के बारे में क्या क्या पता है और ह्यूई जवाब देता है, यही कि वो लंदन से है, काफ़ी क्लेवर और डेंजरस है और उसकी वाइफ का किसी सूप ने रेप कर दिया था और उससे निकले बच्चे या जो भी था उससे उसकी डेथ हो गई थी, जो शायद होमलैंडर ने किया था, पर मैं इस बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ। मैलरी कहता है, हाँ, उसी ने किया था। वो लंदन में 1965 में पैदा हुआ था। उसने 16 साल की उम्र में मरीन्स ज्वाइन किया। 1 साल बाद फॉकलैंड की वॉर में भी शामिल हुआ और कुछ टाइम बाद कई लोगों पर वॉयलेंट असॉल्ट करने की वजह से उसे निकाल भी दिया गया। उसका छोटा भाई 19 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में मारा गया। माँ रिसेंट में मरी है और बस पापा जिंदा है। यही डिटेल्स मैं उसके बारे में जमा कर पाया। उसकी बीवी के आने के बाद उसके नेचर में सुधार आया था, जिसका मतलब रेबेका उसकी लाइफ में एक स्पेशल औरत थी। ह्यूई पूछता है, पर तुमने उसे क्यों लिया? मतलब स्पेसिफिकली उसमें तुम्हें ऐसा क्या दिखा? मैलरी कहता है, वही रीज़न जिसकी वजह से बुचर ने तुम्हें लिया। ऐसे लोगों को लेना जिनकी लाइफ में सूप्स की वजह से कोई ट्रेजेडी हुई हो और जो वो गुस्सा फील कर सके। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहता था जो इस काम को सिर्फ जॉब समझे। मैं ऐसे लोगों को लेना चाहता था जो सोते जागते बस इसी बारे में सोचे। ह्यूई कहता है, ये तो काम का सही तरीका नहीं लगता। मैलरी कहता है, शायद, पर जो भी था यही था। मुझे पता था ये काम एक दिन में नहीं होने वाला है और इसमें टाइम लगेगा। और फिर डकोटा बॉब भी इसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगा। ह्यूई पूछता है, डकोटा बॉब? मैलरी कहता है, बॉब एक इंटरेस्टिंग इंसान है। वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट बनकर आया था, पर वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी वो काफ़ी एक्टिव था और उसे भी वॉर्ड पर डाउट था। इसलिए उसने रिक और मुझसे मिलकर हमारी मदद करने के लिए कहा, बट ऑफकोर्स छुप कर, सामने से नहीं। ह्यूई पूछता है, तो इसका मतलब है कि अब बुचर और डकोटा भी कॉन्टैक्ट में होंगे? मैलरी जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। 2000 में डकोटा के व्हाइट हाउस में वापस आने के तुरंत बाद ही उसने बुचर को कांटेक्ट करके टीम को दोबारा बनाया। तुम्हारे ज्वाइन करने से कुछ टाइम पहले ये टीम दोबारा असेंबल हुई थी।
तो रिक के मरने के बाद रेनर CIA की हेड बनी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसे अपने काम से ज़्यादा अपने स्वार्थ से मतलब था। पर हम बुचर पर वापस आते हैं, तो मैंने उसे लड़ने के लिए लिया था, ये सोच कर कि आगे चलकर ये मेरी टीम का ऐसा मेंबर बनेगा जो बाकी टीम मेंबर्स की भी देखभाल करेगा। पर वो प्रॉपर ऑफिसर निकला, जो टीम मेंबर्स के देखभाल की जगह उन्हें मरवाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उनकी टीम का नाम बॉयज़ भी बुचर नहीं रखा था और ह्यूई कहता है, बस इतना ही। मैलेरी जवाब देता है, अगर तुम किसी सीक्रेट ओरिजिन की उम्मीद कर रहे थे तो तुम गलत थे। मैलेरी आगे बताता है, पहले बुचर और मैं सिर्फ उन पर नज़र रखते थे, उनके उल्टे काम रोकते थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही कोई एक्शन लेकर किसी को चोट पहुंचाते थे। पर अब कन्फ्रंटेशन बढ़ने लग गई थी। बुचर बार बार ये कोशिश कर रहा था कि सूप्स को ऐसे मोड़ पर ले आया जाए जहां उसे सूप्स को मारने का बहाना मिल जाए, और तब मुझे बुचर में चेंज दिखने लगा। लेकिन यहाँ तक भी ये चेंज काफ़ी सटल और धीरे था। पर फिर बॉब के पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद मुझे बुचर का बदला हुआ रूप देखने को मिला। तो मैलेरी यहाँ से एक इंसिडेंट बताता है। तो जैसा हमने स्टारलाइट के ओरिजिन में देखा था कि वॉट कंपाउंड वी से इंजेक्टेड बच्चों का एक टाइम पर आकर टेस्ट लेती है, और एक ऐसे ही इवेंट के बारे में बॉयज़ को पता चल जाता है और वो वहाँ सूप्स को टॉर्चर करने चले जाते हैं। पर बीच प्लान में फ्रेंची पीछे हट जाता है क्योंकि उसे बच्चों पर किसी भी तरह की वायलेंस करना सही नहीं लगता। पर इसी बीच ये बात वॉट के भी किसी ऑफिशियल को पता चल जाती है और वो पैनिक में आकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को सैरीन गैस देकर मार देते हैं, जो कि ओवर रिएक्शन ही होता है क्योंकि बॉयज़ तो वैसे भी कुछ नहीं करने वाले थे। पर जब बॉयज़ वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चों को ऐसी हालत में देखकर सबको बुरा लगता है, सिवाय बुचर के, जो खुश होता है, ये कहते हुए कि आज नहीं तो आज से 10 साल बाद हमें ही इनसे लड़ना पड़ता तो हमारा काम बच ही गया। पर यह बात सुनकर कोई भी बुचर से खुश नहीं होता क्योंकि अभी फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है कि ये बच्चे बड़े होकर कैसे बनेंगे, और फिलहाल वो सिर्फ एक इनोसेंट बच्चे थे। और इसी बात पे मैलेरी और बुचर की बहस हो जाती है और मैलेरी कहता है, हम सिर्फ किसी को इस बात पर सज़ा नहीं दे सकते कि वो आगे चलकर कुछ गलत करेगा ही करेगा। जिस पर बुचर कहता है, इन पोटेंशियल थ्रेट्स को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हर सूप को ख़त्म कर दिया जाए। इस बात पर मैलेरी उससे पूछता है, अच्छा, और तुम एग्जैक्टली कैसे ये जेनोसाइड करने वाले हो? बुचर जवाब देता है, पर हम ये कर ही तो नहीं सकते, पर हाँ, अगर हम ऐसा कर सकते तो मैं ज़रूर हर सूप को ख़त्म कर देता। फिर बुचर स्पाइडरमैन के एक फेमस डायलॉग को अपने स्टाइल में बदलकर बोलता है, ग्रेट पावर्स के साथ ये सर्टेनिटी भी आती है कि तुम एक बहुत बड़े कंट बनोगे। ये सुनकर प्रेजेंट में ह्यूई पूछता है, तो तुम्हें लगता है एक दिन वो सच में सब सूप्स को? मैलेरी इसकी बात को पूरा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी यही नहीं लगता? खैर, उसके बाद मैंने अपनी बात को कुछ टाइम तक सही माना, पर फिर 9/11 का इवेंट हुआ और बुचर की बात कुछ हद तक सही हो गई। इसके बाद मैलेरी शॉर्ट में 9/11 और उससे रिलेटेड डिटेल्स को अपने एंड से बताता है और साथ ही होमलैंडर की इन फोटोज़ के बारे में भी ह्यूई को बताता है। इसी बीच मैलेरी ह्यूई को ये भी बताता है कि बुचर धीरे धीरे खुद भी एक जानवर बन गया है और इसलिए मैलेरी खुद भी बॉयज़ टीम को उनकी कन्फ्रंटेशन से पहले बंद करने की सोच ही रहा था। पर उनकी 7 के साथ कन्फ्रंटेशन के बाद बॉयज़ खुद ही बंद हो गई। पर इतने सालों बाद अब जब ये टीम वापस बन गई है तो मैलेरी को ऐसा लगता है कि ये टीम अब अपने असली मकसद की जगह बस बुचर का बदला और उसके लोगों को नुकसान पहुँचाने की जिद को पूरा कर रही है। ये सब सुनने के बाद ह्यूई मैलेरी से एक बात पूछता है, क्या तुम्हें लगता है बुचर सच में इतना बुरा है? जिस पर मैलेरी एक और इंसिडेंट बताता है। मैलेरी बताता है कि जब उन्हें अपने और अपने टीम के लिए सफिशिएंट कंपाउंड भी मिल गया था तो उसे ये डर था कि कहीं ना कहीं किसी दिन वॉगल बॉम्ब फिर से वॉट के हाथ ना लग जाए या CIA से ही किसी ऐसे बंदे को ना मिल जाए जो वॉगल बॉम्ब से CIA के लिए ही एक सुपर टीम बनवा दे। और इसी डर की वजह से मैलेरी ने फाइनली वॉगल बॉम्ब को मारने का डिसाइड किया। पर अभी भी वो ये काम खुद नहीं करना चाहता था और इससे उसने बुचर को इस काम के लिए भेजा। बुचर उस जगह पर गया जहाँ वॉगल बॉम्ब को रखा गया था और उसे मार कर वापस मैलेरी की कार में आ गया। पर उस जगह से निकलते हुए बुचर ने एक मांस का टुकड़ा अपने मुंह से थूका और मैलेरी को ये रियलाइज़ हुआ कि वो टुकड़ा एक्चुअली वॉगल बॉम्ब का ही होगा। मतलब बुचर वॉगल बॉम्ब को एक मारने के बाद उसे काट कर भी आ गया। मैलेरी ह्यूई को इसका रीज़न समझाते हुए कहता है, फाइनली बुचर को उस बंदे को मारने का मौका मिल रहा था जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से सूप्स बने और इवेंचुअली उसकी वाइफ की डेथ हुई, और ये बुचर के लिए एक गोल्डन मौका था। ह्यूई ये सुनकर शॉक हो जाता है और घबरा भी जाता है और कहता है, बुचर इतना सब कुछ तो नहीं कर सकता। मैलेरी कहता है, बुचर जैसी हेट और रिवेंज किसी के मन में मैंने आज तक नहीं देखी है और इसलिए मुझे इस बात पर कोई डाउट नहीं है। होमलैंडर को भगवान ही बचाए अगर वो सच में किसी दिन बुचर के हाथ चढ़ गया तो हाँ, मुझे लगता है कि बुचर इतना ज़्यादा बुरा है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कमी आने वाली है। हमें कोल्ड वॉर के टाइम पर भी पता था कि कभी भी सोवियत और USA डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, बस किसी का लीडर लास्ट में हट जाएगा। पर 7 और बॉयज़ की लड़ाई ये तो किसी और ही डायरेक्शन में बढ़ती जा रही थी और इसलिए मैंने ये सब छोड़ दिया और अपना हाथ धोकर वहाँ से इधर आ गया। ये सब सुनने के बाद ह्यूई उठकर जाने लगता है और मैलेरी पूछता है, तुम रात में रुकने नहीं वाले? ह्यूई कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि आप भी बस एक फेक हैं मिस्टर मैलेरी। आप अपने आप को एक बुढ़ा वेटरन सोल्जर दिखाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आपने हमेशा सही किया, पर सच्चाई ये है कि इस सब में आपके हाथ भी बुचर और वॉट और 7 जितने ही गंदे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी कहानी में बुचर ही अकेला मॉन्स्टर था। ये सुनकर मैलेरी कहता है, सोच समझ कर बोलो ह्यूई, ये मत भूलो तुम किससे बात कर रहे हो।
ह्यूई कहता है वरना क्या, आप मुझसे लड़ेंगे? आप कुछ भी कहो, पर इस सब के लिए आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैलेरी थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है चलो, तुम में अब थोड़ी हिम्मत तो आई। पर ह्यूई गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है और जाकर सीधा एनी के घर पर पहुँच जाता है और जाकर एनी को अपने CIA में काम करने और उसी वजह से वो फुटेज मिलने की सारी सच्चाई बता देता है। पर ह्यूई जैसे इंसान का CIA जैसी खतरनाक एजेंसी होने की बात पर एनी को आसानी से विश्वास नहीं हो पाता। पर ह्यूई उससे कहता है एनी, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और 7 और न्यूयॉर्क के आसपास भी मत आना जब तक ये सब खत्म ना हो जाए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उसके ख़त्म होने के बाद ही तुम वापस आना। एनी कहती है देखो, मुझे पहले ये सब बात हजम नहीं हो रही है और अब तुम्हें छोड़कर जाने को कह रहे हो। देखो, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, पर अगर तुम्हारी बात में ज़रा भी सच्चाई है और सच में कोई मुसीबत आने वाली है तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। पर ह्यूई उससे कहता है ये सुपर हीरो बनकर सही चीज़ का साथ देने का टाइम नहीं है एनी, ये कहीं छुपकर अपने आप को बचाने का टाइम है। तुम्हें नहीं पता कि सूप्स के साथ क्या होने वाला है, और भले ही हमारे बीच रिसेंटली जो कुछ भी हुआ हो, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ और तुम्हें गंवाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात को मान लो। और ह्यूई के ऐसा कहने के साथ सीन यहाँ चेंज होता है और हम वापस चलते हैं मैलेरी के घर, जहाँ मैलेरी अपने घर में बैठा होता है। पर तभी बाहर से कोई आता है और पूछता है तुमने उसे क्या क्या बताया, जिस पर मैलेरी जवाब देता है सब कुछ। तो हमें यहाँ इस इंसान की शक्ल या नाम लेते हुए नहीं दिखाया जाता है, पर यह एक्चुअली बुचर ही होता है। बुचर कहता है अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि MM जिस तरह से बार बार ह्यूई की बात कर रहा था वो उससे रिलेटेड कुछ ज़रूर सोच रहा था, और वो खुद मेरे साथ है तो मतलब उसका काम तुम कर रहे होगे। जिस पर मैलेरी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 91 साल का हो गया हूँ, मैंने अपने ग्रैंड डॉटर्स को खो दिया और मेरी बेटी ने मुझसे उस इंसिडेंट के बाद से कभी बात नहीं करी। हाँ, मैंने कई गलतियाँ करी, पर मैंने कुछ सही काम भी किए, पर इस सब के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी एक मजाक ही बनकर रह गई। तो तुम मुझ पर एक फेवर करो और मेरे इस दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। और ऐसा कहते हुए ये स्टोरी लाइन ख़त्म हो जाती है। और भले ही हमें दिखाया ना गया हो, पर ये इंडिकेशन ज़रूर दे दी जाती है कि बुचर ने मैलेरी को मार दिया होगा, और मैलेरी की कहानी भी अब यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो पिछले स्टोरी लाइन की तरह ही हमें इस स्टोरी लाइन में पुरानी स्टोरीज़ का पता चलता है, जिनमें सबसे बड़ी रिवील्स होते हैं वॉगलबॉम का सुसाइड ना करना और मैलेरी के लिए काम करना, उसके अलावा ब्लानी कॉक का क्वीन मेव और लेजेंड का बेटा होना, और एंड में मैलेरी का मारा जाना। पर ओवरऑल इस स्टोरी लाइन में हमें मैलेरी और बुचर के कैरेक्टर के बारे में बताया गया। बुचर की डार्क साइड हमें प्रॉपरली दिखाई गई, वहीं मैलेरी के लाइफ के बारे में भी हमें पता चला। एक तरह से आप देखें तो बुचर मैलेरी का ही एक एक्सट्रीम वर्जन था। खैर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बुचर के बारे में ये सब जानने के बाद अब आप बुचर को एज अ कैरेक्टर कैसे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।